तो दिस इज लेक्चर 13। हमने वर्ल्ड वॉर वन एंड की एंड नाउ वी आर इन द इंटर वॉर पीरियड, क्योंकि इंटर वॉर पीरियड इस वजह से भी कहते हैं या उसे भी कहते हैं 1918 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई। ठीक है, इसके ऑनवर्ड्स द ईयर 1919 से लेके अगली जंग 1939 में लगती है ना। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड इंटर वॉर पीरियड। ठीक है, अब थोड़ा इंटर वॉर पीरियड पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें जो ईयर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन क्या था, और 1939 अनलेस वर्ल्ड वॉर टू लगी तो ग्रेट डिप्रेशन एंड कैसे हुआ। ठीक, तो ये सक्सेसफुल लेक्चर्स इस तरीके से चलेंगे। सो व्हाट हैपेंड कि जब वर्ल्ड वॉर वन लगी तो ऑब्वियस वॉर के टाइम पे आपकी गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज भी करती है, प्रिविलेजेस भी देती है, आपको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे फौज के अंदर इतने सारे बंदे भर्ती कर दिए। ठीक है, और प्रोडक्शन भी बढ़ाई गई कि वॉर टाइम में हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, सो जो फॉलोड बाय द ईयर्स 1920s की डिकेड थी, उसमें देसी के डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक प्रोडक्शन ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, राइट। और बढ़ने के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि ये लोग जो अपना कंजम्पशन प्रोसेस था ये बैंक के थ्रू चलाते थे। व्हाट पीपल डिड कि बैंक्स थी, ये बैंक्स हैं, लोग बैंक के पास जाते थे, उनसे क्रेडिट लेते थे, पैसा लेते थे लोन पे, और फिर अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते थे। ठीक है, बैंक के पास जाते थे, बैंक से पैसा लेते थे और अपनी कंजप्शन बढ़ाते थे। तो बैंक के थ्रू ये क्रेडिट इंस्टॉलमेंट वाला सीन चलता था, और फिर इन रिटर्न इंस्टॉलमेंट पे करते थे किस्तों के अंदर। ठीक, अब ऑब्वियस वॉर टाइम के अंदर डिमांड्स डिफरेंट थी, डिमांड एंड सप्लाई डिफरेंट थी, और ये बैंक्स के थ्रू काम चलाते थे। सो अमेरिका के जो फार्मर थे उन्होंने अपने फार्म्स को भी एक्सपेंड कर दिया था, क्योंकि बिकॉज दे वर प्रोवाइडेड विद द सब्सिडीज और वॉर एफर्ट रिक्वायर्ड थी, पैसा कमा रहे थे। और आहिस्ता आहिस्ता जो ऑपरेशन था ये जितना भी आपका, उसको मैकेनाइज्ड कर दिया गया था। इंडस्ट्रीज में आपकी मैकेनाइजेशन आ रही थी, मशीनरी मशीनरी जो थी वो इम्प्रूव हो रही थी, आपकी आपकी एग्रीकल्चर के अंदर मशीनरी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। व्हाट दे डिड अगेन, वो बैंक के पास जाते, बैंक से कर्जा लेते, और अपनी जो मैकेनाइजेशन थी उसको फाइनेंस करते थे, डेट लेके बैंक से लोन लेके, और देन उनको पैसा बैंक को देना पड़ता था इंस्टॉलमेंट की सूरत में। और ये बैंक आपको ऐसे क्रेडिट वगैरह नहीं देती थी, आपसे बदले में श्योरिटी के तौर पे कोई ना कोई प्लॉट, प्रॉपर्टी, या कोई ना कोई आपसे आइटम लाजमी लेती थी। ठीक है, फिर आपको पैसे लोन दिया जाता था, पर जब आप इंस्टॉलमेंट पूरी कर देते थे आपको एक प्लॉट या प्रॉपर्टी वापस मिल जाती थी। जब वर्ल्ड वॉर एंड हुई वन, तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया, अब सब्सिडीज देने की जरूरत नहीं है, सब्सिडीज कट करना शुरू कर दी। अब ऑब्वियस डिमांड भी कम होना शुरू हो गई। सो यू नो कि वॉर टाइम पे सप्लाई ज़्यादा थी, सप्लाई वॉज हाई। ठीक है, प्रोडक्शन वॉज हाई, डिमांड जो है वो कम हो गई। ठीक है, अब डिमांड तो कम हो गई, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने सब्सिडीज भी खत्म कर दी, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन थी और कीमतें गिरना शुरू हो गई। ऑब्वियस सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो लोग क्या करेंगे, वो बेचेंगे कम दामों पे। ठीक है, इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला है कि अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो प्राइसेस लो हो जाती हैं। अब लोगों ने क्या किया कि अपने फार्म्स को, ऑब्वियस प्रोडक्शन थी नहीं, बंद करना पड़ गया। व्हाट दे डिड, दे क्लोज देयर फार्म्स। बैंक ने कहा हमें पैसे दो, आप पैसे हमारे इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते तो हम आपकी जो ज़मीनें वगैरह हैं, आपके फार्म्स हैं, वो हम वापस ले लेंगे, क्योंकि वो शॉर्ट एज अ श्योरिटी जमा होती है। बैंक्स ने क्या किया, उनके फार्म्स को अपने गिरवी जो लिया हुआ था उन्हें अपनी कब्जे में लेना शुरू कर दिया। अब मसला ये था कि जो बैंक्स थे ना, आपके बैंक्स, वो ऑब्वियस सिर्फ लोग पैसे लेते नहीं है बैंक से, पैसे अपने सेविंग अकाउंट में रखवाते भी हैं। तो लोगों ने क्या किया, देखा कि पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है, बैंक के पास पैसा भी नहीं है देने के लिए। तो व्हाट बैंक्स डिड, बैंक ने अपने जो एसेट्स वगैरह थे वो सेल करना शुरू कर दिए। ठीक है, व्हाट दे डिड कि जब वो अपने एसेट्स वगैरह सेल करना शुरू करेंगे तो ऑलरेडी कीमतें, प्राइसेस ड्रॉप आ रहा है, तो वो हाइपर डिफ्लेशन में चला जाएगा, और पैसा इतना सर्कुलेट हो नहीं रहा होगा, तो देट वुड कॉल्ड हाइपर डिफ्लेशन, इंतहाई सस्ताई हो जाएगी, क्योंकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। किस वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते, अनएम्प्लॉयमेंट हार्डशिप बढ़ती जा रही है, जो ओवर प्रोडक्शन थी। तो कंपनी ने क्या किया कि लोगों को निकालना शुरू कर दिया, डाउन साइजिंग शुरू कर दी। ठीक है, 1929 में इस सारे फिनोमेना की वजह से, एक्चुअली इस जितना भी सारा फिनोमेना होता है, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्रैश होने की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो ये होती है कि जो स्टॉक मार्केट होती है वो डायरेक्टली कमर्शियल बैंक्स के साथ लिंक होती है। मतलब बैंक्स
और आपकी स्टॉक मार्केट, ये दोनों इंटरलिंक्ड होती हैं। सो बैंक्स को जब धचका पड़ता है तो ऑब्वियस वो स्टॉक मार्केट को पैसा नहीं दे सकती, ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर को पैसा नहीं दे सकती। सो इस वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है। अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ जाती है, लोग डाउन साइजिंग करना शुरू कर देते हैं, देखते हैं नुकसान में जाने से अच्छा है लोगों को हम रोजगार से निकाल दें, एक्सपेंसेस बच जाएं। लोग पैनिक की वजह से बैंक में भागते हैं अपना पैसा लेने के लिए। सो व्हाट बैंक हैव टू डू, बैंक अपने जो एसेट्स वगैरह होती हैं वो सेल करती हैं, हाइपर डिफ्लेशन हो जाती है, फर्दर प्राइस ड्रॉप हो जाता है, बैंक्स भी अपने लोगों को निकालना शुरू कर देती है। लोग कुछ खरीद नहीं सकते, जब कमाएंगे नहीं तो खरीदेंगे क्या। ऑटोमेटिकली ये बैंक्स वगैरह सब अपनी बैंकरप्सी अनाउंस कर देते हैं कि भाई अब हम लोग बैंकरप्ट हो गए हैं और हमारा दिवालिया हो गया है, वी डोंट हैव एनीथिंग। जस्ट बिकॉज के बैंक्स का भी वीक बैंकिंग सिस्टम होता है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, और बैंक्स आर इंटरकनेक्टेड टू स्टॉक मार्केट। सो दिस वाज एक्चुअली द रीजन कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह क्या थी, कि किस तरीके से वॉर टाइम के अंदर सब्सिडीज वगैरह थी और ओवर प्रोडक्शन की वजह से, एंड जब वॉर एंड हुई सो दे हैव टू फेस दिस स्टॉक मार्केट क्रैश। ठीक है, और उसके स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद हालात अमेरिका के और ज़्यादा बिगड़ गए। अब जब 1929 में व्हाट दे डिड, कि देखा कि अब ये सारी सिचुएशन दे आर फेसिंग, तो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे हर्बर्ट हूवर। उन्होंने कहा कि नाउ ऑब्वियस प्रेसिडेंट ने कुछ तो स्टेप्स लेने हैं ना रिकवरी के लिए। सो सबसे पहले तो उसने ब्लेम किया कि सारा कुछ वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से हुआ है और यही मेन कॉज है ग्रेट डिप्रेशन की। ठीक है, उसने ब्लेम कर दिया वर्ल्ड वॉर को ब्लेम करने का मकसद भी यही था कि जो पार्टी हारी थी उसमें सेंट्रल पावर्स हार गए थे, जिसमें जर्मनी था। सो जर्मनी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि सारी वर्ल्ड वॉर 1 की वजह जो है वो जर्मनी। ठीक है। सो जब पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई तो इन्हें कहा कि जर्मनी के ऊपर $33 बिलियन का फाइन है। $33 बिलियन का फाइन, ये वो है जो यूरोपियन कंट्रीज को जर्मनी प्रोवाइड करेगा एज अ वॉर रेपरेशन। ठीक है, कि जंग में जो उसने नुकसान पहुंचाया, और वर्ल्ड वॉर 1 का सारा ब्लेम जर्मनी के ऊपर है। अमेरिका ने क्या किया कि जर्मनी को कहा कि हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, कि आप इसी लोन से $30 बिलियन आप यूरोप को वापस कर सकते हो, जो वॉर ऑपरेशन आपके ऊपर लगी हैं, बट हम आपको 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे, हर 4 साल के बाद इंस्टॉलमेंट्स देना शुरू करेंगे। बट उसके लिए कंडीशन ये है कि जर्मनी ट्रेड किससे करेगा, यूएसए से करेगा। दूसरा, जर्मनी मिलिटराइजेशन नहीं करेगा, मतलब अपनी मिलिट्री को नहीं बनाएगा। तो दिस वॉज द कंडीशन। ठीक है। अब ऑटोमेटिकली जब वॉर ऑफ डेट एंड रेपरेशन थी और जर्मनी को $33 बिलियन पे करने थे, फ्रांस एंड यूके को जिनका नुकसान हुआ था, और वो अमेरिका से इस तरीके से सॉफ्ट लोन ले रहा था। अमेरिका की जब स्टॉक मार्केट क्रैश होती है तो ऑब्वियस अमेरिका जर्मनी को भी मना कर देता है कि अब हम आपको कोई लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है। जर्मनी को जब वो लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो यूके और फ्रांस को कैसे देगा। दैट मीन्स कि अब अमेरिका के डिप्रेशन के आसार यूरोप में भी दिखाई देना शुरू हो गए। ठीक है। हूवर साहब एक टैरिफ की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम रखते हैं हॉल स्मूथ टैरिफ। ठीक है। इस टैरिफ का मतलब ये होता है कि वी नीड नेशनलाइजेशन, हम अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, और यूरोप से जितनी भी इंपोर्ट से उसे बंद कर देंगे। यूरोप जो कि ऑलरेडी इनके डिप्रेशन की वजह से मतलब मुश्किल में था, क्योंकि ये जर्मनी वाला इशू था सारा का सारा, तो यूरोप ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगा दिए। अब जब यूरोप ने टैरिफ लगाया तो ऑटोमेटिकली अमेरिका का नुकसान भी बढ़ना शुरू हो गया। अब मार्केट में चीज़ों के खरीदार ऑलरेडी अमेरिका के अंदर भी कम थे, यूरोप में भी इनकी ट्रेड इम्पेक्ट हुई, फ्यू बायर्स, लेस ट्रेड, फ्यू सेल, फ्यूअर जॉब, तो नुकसान बढ़ना शुरू हो गया। सो ये जो हुअर की टैरिफ पॉलिसी है, थोड़ा सा इस टॉपिक सेट की, दिस द सेम पॉलिसी जो कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप इज प्रैक्टिसिंग, कि नेशनलाइजेशन कर रहा है, टैरिफ्स लगा रहा है और रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा रहा है सबके ऊपर, सॉर्ट ऑफ सम रेलेवेंसी विद ऑल स्मूथ टैरिफ के किस तरीके से पे इसके असरात अमेरिका को फेस करने पड़े। हुआ साहब ने कुछ मेयर्स भी लिए। उसने क्या किया कि फेडरल फार्म बोर्ड बनाया, कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है उसे सपोर्ट किया जाए। रेवेन्यू एक्ट 1932 का इंट्रोड्यूस करवाया कि किसी तरीके से जो बैंकिंग सेक्टर रेवेन्यू का सेक्टर है उसे कुछ निज़ाम के अंदर लाया जाए। फाइनेंस का रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाए, कि वफाक ने बेल आउट पैकेजेस दिए, लोन्स जो बैंक बैंक को एक सपोर्ट दी, कि किसी तरीके से बैंक्स को बेल आउट करें, जो मुश्किल सिचुएशन में से निकालें, कि बैंक को कुछ फंड दिए जाएं कि अपना काम चलाएं। ठीक है, बिल्डिंग एंड लोन सोसाइटीज़ को, रेल रोड्स को, एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, इन सबको मनी इन्फ्यूज़ की कि आप लोग अपना सिस्टम एटलीस्ट रन करें। प्रेसिडेंट ने वेलफेयर प्रोग्राम एक बनाया, वेलफेयर एंड चैरिटी प्रोग्राम, के आवाम के अंदर पैसा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए,
इनकम सपोर्ट टाइप या वेलफेयर प्रोग्राम टाइप या वतन कार्ड टाइप, बेनजीर कार्ड टाइप, इस टाइप का, जिसे प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ का नाम दिया गया। $140 मिलियन का पब्लिक वर्क्स का अप्रूवल दिया गया कि पब्लिक पार्क्स बनाए जाएं, ब्रिजेस बनाए जाएं, ये सारी चीज़ें बनाई जाएं। इससे ये होगा कि जो बेरोजगार आवाम है उसको कुछ काम मिलेगा करने को। उसके लिए इन्होंने $140 मिलियन अप्रूव किए थे। फिर इनने टैक्स हाइक भी लगा दिए कि कुछ टैक्स बढ़ाए जाएं जिससे जो फेडरल का बजट है उसे सपोर्ट मिले। बट द थिंग वो, पैसा आएगा कहाँ से, कि लोगों के पास तो कमाने के लिए कुछ नहीं था, बेरोजगार थे, राइट। बट हुआ फेल टू डू सो। इसके बाद ये प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो आ जाते हैं, जिसे एफडीआर भी कहा जाता है, ये अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर यही बात करते हैं कि मैं 100 डेज प्लान लेके आऊंगा और ग्रेट डिप्रेशन से मैं ही आपको निकाल सकता हूँ। ही वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। उसने फिर क्या किया कि जितना भी फेडरल गवर्नमेंट का रोल था उसे पूरा रीडिफाइन कर दिया, ठीक है। वो अपनी एक न्यू डील लेके आया। उसने कहा कि व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम कुछ ऐसे गवर्नमेंट प्रोग्राम लेके आएंगे जिससे हम डिप्रेशन को भी फिक्स कर देंगे और ऐसा काम करेंगे कि दोबारा कभी अमेरिका को डिप्रेशन का सामना ना करना। उसका प्रोग्राम वॉज बेस्ड ऑन 3R प्रोग्राम। वो कहता था कि जो डिप्रेशन आया, सबसे पहले लोगों को रिलीफ दिया जाए, ठीक है। जो डिप्रेशन आया उससे रिकवरी की जाए, कि जिस डिप्रेशन में कि लोगों को दोबारा काम पे लगाना है और इकोनॉमी को फिक्स करना है। रिफॉर्म प्रोग्राम, के फिर आगे कभी फ्यूचर के अंदर ऐसा इशू ना आए तो हमने कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म करने हैं, कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स करने हैं। तो इस प्रोग्राम वाज रिलीफ, रिकवरी एंड रिफॉर्म, जिसे 3R प्रोग्राम भी कहा जाता है, कि दोबारा डिप्रेशन भी फिक्स हो जाए, दोबारा कभी भी ना हो, और जो लोगों को नुकसान हुआ है वो भी हम किसी तरीके से उन्हें फैसिलिटेट या अकोमोडेट करें। 100 डेज प्लान जो एफडीआर का था, रूजवेल्ट साहब का, जिसके ऊपर वो एक्चुअली अपनी इलेक्शन कैंपेन लेके आया था कि आई विल डू दिस 100 डे प्लान, मेरे पास 100 डे का प्लान है और जिससे मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा। सबसे पहले वो लेके आया ट्रिपल ए प्रोग्राम, एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एक्ट। उसने क्या कहा कि उसने कहा कि भाई जितनी भी ज़मीनें एग्रीकल्चरल लैंड है वो कम फूड प्रोड्यूस करें, तो जिससे लेस सप्लाई हो, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन हो जाती है तो चीज़ों के रेट गिर जाते हैं, तो उसने कोटाज दिए और फार्मर्स को पे करता था कि आप पैसे लें लेकिन कम पैसा, कम प्रोडक्शन करें, तो लेस सप्लाई हो मार्केट में, कि जो इकोनॉमी का ये प्रिंसिपल ऐसे कंट्रोल किया जाए, राइट। फिर ये ट्रिपल सी आ गया, सिविलियन कंजर्वेशन कॉप। उसने लोग, जो यंग पीपल, यूथ थी जो कि अनएम्प्लॉयड थी, स्पेशली मैरिड एंड अनमैरिड सारे लोग, उनको नेशनल पार्क्स बिल्ड करने के लिए लगाया। जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेदर ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, पब्लिक पार्क्स वगैरह, ये सारी चीज़ें लोगों को पे करता था कि उनको ये रोजगार मिले, ठीक है, कि लोग, इनकम उनकी बने। फिर उसने ग्लास स्टेगल एक्ट किया। ये जो बैंक्स का लिंक था स्टॉक मार्केट के साथ, इसे ख़त्म कर दिया, कि अगर बैंक बैंकरप्ट होते हैं तो उसे स्टॉक मार्केट क्रैश ना हो, ठीक है। ये इसका ग्लास स्टेगल एक्ट था कि आप कमर्शियल बैंक जो हैं स्टॉक मार्केट के साथ डील नहीं कर सकते, क्योंकि कमर्शियल बैंक क्या करते थे, सेल स्टॉक वगैरह में भी बाय एंड सेल करते थे। फिर इसने नीरा बनाया, नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट, ठीक है। ये नीरा एक्ट जब पास हुआ तो इसने एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाई, दैट वाज NRA, नेशनल रिकवरी एक्ट। इसमें जो गवर्नमेंट के प्लानर्स थे, बिजनेस लीडर थे, आपस में बैठते थे एक साथ, कोऑर्डिनेट करते थे कि भाई जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको, प्राइसेस को कैसे रेगुलेट करना है, प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, और वर्किंग कंडीशंस को कैसे कंट्रोल करना है। जैसे एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एक्ट था, वैसे ही ये नीरा का एक्ट था। व्हाट दे नीड टू डू इज कि किसी तरीके से प्रोडक्शन को, प्राइस को एंड वर्किंग कंडीशन को भी साथ साथ हम कोऑर्डिनेट करते रहें, राइट। कि जिससे प्रोडक्शन कंट्रोल, ओवर प्रोडक्शन ना हो, जिससे डिफ्लेशन वगैरह ना हो, ठीक है। इसके साथ साथ फिर ये फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन ये बनाएगी, जिसमें अगेन वो जो प्रेसिडेंट पिछले वाले का कोर प्रोग्राम था, वैसा ही ये फेरा प्रोग्राम था, जिसमें लोगों को वेलफेयर पेमेंट दी जाए, कि लोगों का जो नुकसान हुआ है। फिर जो नीरा का था एक्ट, उसके साथ इन्होंने पब्लिक वर्क एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन बनाए। इन पब्लिक और सिविल वर्क्स के अंदर ही सारी बिल्डिंग, ब्रिजेस, स्कूल, डैम्स एंड एयरपोर्ट मॉनिटर किए जाते थे, बनाए जाते थे, जो इन्होंने लोग हायर किए गए थे या यंग पीपल हायर किए। अभी जो 6 चीजें हमने पढ़ी, 1 2 3 4 5 6, ये अगर देखा जाए तो इसमें या तो रिलीफ एक्ट है, या तो रिफॉर्म्स एक्ट हैं, ठीक है, या तो रिकवरी एक्ट है, राइट। अब इसने कहा कि जी आवाम को रिलीफ भी देना है, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी इन्हें अचीव भी हो रही थी इन स्टेप्स के साथ, तो व्हाट दे डिड, इन्होंने सोशल सिक्योरिटी एक्ट भी पास किया, जिसका वैगनर एक्ट भी कहते हैं, नेशनल लेबर रिलेशन एक्ट भी। इसने जो जो भी लोग थे ना इंडस्ट्रीज के अंदर कहीं भी काम करते थे, तो उन्हें गारंटी की कि आप अपनी यूनियन बना सकते हो, यू हैव द राइट
टू मेक द यूनियन। यूनियन ये होती है कि किसी भी इदारे या इंडस्ट्री के अंदर कुछ लेबर्स वगैरह अपने आप को एक साथ करते हैं, और उनकी कोई डिमांड्स वगैरह होती हैं, तो फिर यूनियन का लीडर वगैरह वो उस चीज़ को आगे मूव ऑन करता है, फिर यूनियन लीडर से बात की जाती है, राइट। इवन जो वर्कर्स थे उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस दी गई कि इवन यू आर अनएम्प्लॉयड तो हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। गरीब फैमिलीज को एड दी गई, रिटायरमेंट बेनिफिट दिए गए, जस्ट कि उनका सिस्टम के अंदर एतमाद बढ़े, राइट, पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट ना हो। फिर इसी सारे के अंदर केनेसियन इकोनॉमिक मॉडल जो है उसको अप्लाई किया गया। ही वॉज जॉन मैनर्ड केनेस, ये इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इस जो इकोनॉमिस्ट थे, इनका आइडिया ये था कि गवर्नमेंट अपना बजट जो है वो भले डेफिसिट में होना चाहिए, पर बजट बड़ा बनाए, ठीक है। बजट बजट भले डेफिसिट या शॉर्ट में आ जाए, लाइक स्पेंडिंग्स गवर्नमेंट की ज़्यादा होनी चाहिए, स्पेंडिंग ज़्यादा करे, ठीक है। रेवेन्यू तो उन्हें पता है कि कम जनरेट हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि स्पेंडिंग ज़्यादा होंगी तो गवर्नमेंट अपने जो 6 प्रोग्राम्स हमने ऊपर देखे थे उसमें ज़्यादा मनी स्पेंड करेगी, इन्फ्यूज मनी मोर, उसमें ज़्यादा पैसा लगाएगी, ज़्यादा खर्च करेगी, तो ऑटोमेटिकली आवाम को एतमाद आएगा, तो सिस्टम बहाल होना शुरू हो जाएगा। सो दिस वाज हिज थ्योरी कि गवर्नमेंट भले डेफिसिट में जाए, रेवेन्यू भले कम हो, बट स्पेंडिंग वो अपनी बढ़ाए, खर्चा बढ़ाए, एलोकेशन एक्चुअली ज़्यादा करे। जब एलोकेशन ज़्यादा करेगी तो जो बजट होगा भले फिर 3 माह का शॉर्ट बजट बने या 6 माह का शॉर्ट बजट बने या 12 माह का शॉर्ट बजट शॉर्ट टेन्योर के लिए बने, पर एटलीस्ट गवर्नमेंट शुड अवॉइड दिस पैनिक सिचुएशन इन द कंट्री, जो पैनिक है उसे ख़त्म किया जाए। सो इट वाज हिज थ्योरी जिसने सारा काम किया। फिर इन्होंने जो एंटरप्रेन्योर थे उनके लिए भी एक कमेटी बनाई, एडमिनिस्ट्रेशन बनाई, जिसे वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया गया। तो जो एंटरप्रेन्योर या जिनके पास इन्वेंटिव आइडियाज़ थे, इनोवेटिव आइडियाज़ थे, वो भी मार्केट के अंदर आए, तो किसी तरीके से सिस्टम अमेरिका का चले। बट ये सारी चीज़ें अपनी जगह थी। 1939 में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। सो अगेन जब वर्ल्ड वॉर शुरू होगी तो जितनी भी आपकी डिमांड शिमांड थी, जो भी प्रोडक्शन वगैरह थी, वो आपको यहाँ काम आ गई। ऑब्वियस फिर इसमें भी नए फौजी भर्ती किए जाएंगे, फिर इंडस्ट्रीज वगैरह बनाई जाएंगी, सारी चीज़ें की जाएंगी। बट इस बार इन्होंने रिफॉर्म्स भी एफडीआर ने रखे थे कि दोबारा ग्रेट डिप्रेशन का सामना ना करना पड़े जंग के ख़त्म होने में। सो जब 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो इन्हें एक आसरा हो गया कि अब हम इस एटलीस्ट ग्रेट डिप्रेशन से निकल सकते हैं। तो जब तक 1939 से 45 तक जंग चलती रही, तो दे हैड इनफ टाइम कि वो रिकवर भी हो जाएं, रिफॉर्म्स भी कर लें और रिकवरी भी हो जाए उनकी, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन एरा।